बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़म सवाती साहब वाला मामला जो है वो गंभीर होता चला जा रहा है। उसके बारे में मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है और मेरा अपना एक एनालिसिस भी है, वो भी आपको मैं देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में 3 हिकमत अमलियाँ हैं जिनमें से एक को अपनाना है और उन तीनों के ऊपर इस पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया है। मैं ये तीनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ और हालात के मुताबिक इन तीनों में से एक ऑप्शन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हालात किस तरफ जाते हैं आने वाले सिर्फ चंद दिन इसका तयन कर लेंगे। आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 4 तारीख है दिसंबर की 15 से 20 तारीख के दरमियान बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये हो सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग में सबसे बेहतर ऑप्शन है, जिसके ऊपर वो जा सकते हैं। वो ये है कि जनरल इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत राज़ी हो जाए, यानी पीडीएम की जमातें कहें कि हमें जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए, वो चीज़ों को तय कर लें और इमरान खान साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर लें। लेकिन इसके अंदर जो इमरान खान साहब का पहला मुतालबा होगा 2 चीज़ों का होगा कि एक तो डेट दी जाए। जो पहला मुतालबा डेट का होगा, क्योंकि अब देखें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो आ नहीं सकती, मामला ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी, दोबारा कानून साजी होगी, दोबारा उसके ऊपर काम होगा, बल्दियाती इंतखाबात उसके ऊपर होंगे, ज़िमनी इंतखाबात उसके ऊपर होंगे, वो मॉडल कामयाब होगा तो फिर जाके पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो राइज हो सकेगी। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक, लगभग 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका वोट डालने का हक है, वो उनसे छीन लिया गया है, वो भी अब नहीं मिल सकता। लिहाजा इंतखाबात तो पुराने तरीके से ही होंगे। लेकिन इमरान खान साहब चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन के अंदर एक ऐसे लोगों को लाया जाए जो न्यूट्रल तरीके से पाकिस्तान में इंतखाबात करवाएं, उनकी शोहरत बेहतर हो, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके ऊपर एतबार हो, क्योंकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एक तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं। पीडीएम की जमातें हैं, उनकी बहुत सारी शाखें हैं, वो सारी मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अकेले हैं, तो उनका कम से कम उस पर एतबार होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन बने। अब अगर सारे राज़ी हो जाते हैं इमरान खान साहब के इस मुतालबे के बाद कि मैं या तो फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील करने वाला हूँ, और अगर सबको इस बात की समझ आ जाती है कि इंतखाबात करवाया जाए, तो पहली चीज़ तो इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन, और दूसरा वो डेट चाहेंगे कि उनको इंतखाब की डेट दी जाए। डेट के लिए इमरान खान साहब अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। कल मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मार्च से आगे वो नहीं जाना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मार्च के अंदर इंतखाबात हो जाएँ और मार्च के अंदर जो है वो ये मामला आगे बढ़ जाए। अब मार्च में क्योंकि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो रहा है, तो मैंने ये बात इमरान खान साहब से पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्च में भी अगर इंतखाबात हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे रमज़ान मुबारक में उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने फिर उसके बाद देखा कि रमज़ान मुबारक में तो बाकायदा मुसलमान जंगें लड़ते रहे हैं। सलाउद्दीन अयूबी ने जब जेरूशलम को आज़ाद करवाया था तो वो भी रमज़ान मुबारक था, वो लड़ाई तब हुई थी। उसके बाद फ़तह मक्का रमज़ान मुबारक में, जो ग़ज़वा बदर है वो भी रमज़ान मुबारक में, और इसी तरह और बहुत सारी जंगें मुसलमानों ने जो लड़ी हैं वो रमज़ान मुबारक के अंदर लड़ी हैं। बड़े बड़े फ़ैसले रमज़ान मुबारक के अंदर किए गए हैं, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ मुसलमानों ने रमज़ान मुबारक के अंदर की हैं। तो रमज़ान मुबारक में तो बरकत बहुत ज़्यादा होती है, सबको अल्लाह पे एतबार करना चाहिए, और रमज़ान मुबारक में भी लोग ज़्यादा खुशू खुजू के साथ अपनी कौमी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे और बहुत सारा बोझ जो उनके ऊपर रहता है नॉर्मली रमज़ान में वो बोझ उतर जाता है, शैतान भी कैद होता है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तो वैसे जब से मैं ये सोच रहा हूँ कि रमज़ान में इलेक्शन हो सकता है, तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि थोड़ी सी उसकी टाइमिंग तब्दील करके, यानी सुबह 7 बजे से इलेक्शन शुरू करवाएं या 7 बजे से पहले करवा लें, 6 बजे शुरू करवा दें इलेक्शन। लोग सैरी करने के बाद नमाज़ पढ़ें और जाएँ, जाकर इलेक्शन में वोट डालें, असर के वक्त तक इलेक्शन मुकम्मल कर लें और उसके बाद वहीं पर अफ्तारी हो, उसके बाद और गिनतियाँ शुरू हो जाएँ। तो रमज़ान मुबारक के अंदर भी एक बड़ा पाकिस्तान रमज़ान मुबारक में बना था, आपको याद है? तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कामयाबी मुसलमानों को रमज़ान मुबारक में दी थी और पाकिस्तान की तहरीक भी रमज़ान मुबारक में चल रही थी। बहरहाल ये इमरान खान साहब का कहना है मार्च। किसी भी सूरत इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बजट पेश करे। तो एक तो उनके दिमाग में ये ऑप्शन है कि हर हाल में पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाए, और उस सूरत में इमरान खान साहब ने एक हिकमत अमली बनाई है कि वो अब सिंध में जा रहे हैं। सिंध में जाने की उनकी वजह यह है कि पहले तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भेज रहे हैं 1 जनवरी से, और उनकी एक टीम बनाई है जो लोग जाएंगे सिंध में। और इमरान खान साहब कई दफ़ा कहते हैं कि मैं सिंध को माफिया से निजात दिलाऊंगा,
सिंध की क़यादत को शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इकट्ठा किया है। इंटीरियर सिंध और बेशतर इलाके शाह महमूद कुरैशी साहब देखेंगे। शहरी इलाकों के लिए भी टीमें बन रही हैं। बड़ी तेज़ी से सिंध के अंदर तंजीम साजी की जाएगी, क्योंकि सैलाब के बाद बिलावल ने वहाँ घुसने की जहमत नहीं की। उन इलाकों में जहाँ पर रियली सैलाब आया है, जाली कैंप बना के अपने वर्कर बिठा के वहाँ पर बिलावल जाते रहे हैं, मुराद अली शाह जाते रहे हैं। लेकिन सिंध के अवाम जो हैं वो बिलावल को और मुराद अली शाह को ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढ कर उनको खराज तहसीन देना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं कि जनाब आप हमारे हुक्मरान हैं, हम डूब गए, आपने डुबो दिया हमें, प्रैक्टिकली आपने डुबोया हमें, हम खुद नहीं डूबे। आप दादू में चले जाएं, जाके किसी से भी पूछें, वज़ीर आला सिंध का ज़िला है, किसी से पूछें, वो कहेगा हम डूबे नहीं हैं, हमें डुबोया गया है। वो ये दावा करते हैं। आप उनसे मिलकर देखें, हुकूमत ने उनको पूछा भी नहीं मुड़ के। तो इस सूरत हाल में सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर वक्त दाखिल हो रही है। इमरान खान साहब 15 तारीख तक अपनी टीम को वहाँ मुतहरिक करेंगे, और 15 जनवरी से लेकर फिर जनवरी के इख्तिताम तक इमरान खान साहब खुद सिंध में जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे, और सिंध के अंदर अपनी सीटों में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। आसिफ अली जरदारी को इंटीरियर सिंध में कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। तब तक इमरान खान साहब का पाँव भी ठीक हो जाएगा। अब जब कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने देखा तो उनका दायां पाँव सूजा हुआ था। ना सिर्फ सूजा हुआ था, बल्कि वो तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, उनके लिए चलना भी मुश्किल है। अब वो एक स्पोर्ट्समैन है, सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे गुजारी है, और उनकी कोई सेहत भी उतनी बेहतर, क्योंकि जब आप वर्जिश करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो आपकी सेहत का लेवल कोई और होता है। और इमरान खान साहब ने सारी ज़िंदगी अपनी फ़िटनेस को एंजॉय किया है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कितना टाइम आपको और लग जाएगा? तो मैंने देखा कि उनको इस बात से काफ़ी बेजारी है, और काफ़ी उनको इस बात की तकलीफ़ है कि वो सही तरह चल नहीं पा रहे। तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा, मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि यार सारी ज़िंदगी हम इंतज़ार करते हैं सर्दियों का, कि जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर उसमें हम लोग अपनी एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि सर्दियों में बहुत इंजॉय करते हैं आप पाकिस्तान में एक्सरसाइज। जो लोग वर्जिश करने के आदी हैं उनको पता है कि सुबह सुबह सर्दियों में उठना, पहाड़ पे चढ़ना, या वॉक करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये कितनी बड़ी लग्जरी है। वो लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो इमरान खान साहब ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है, तो सारा साल सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, और जब सर्दियाँ आई हैं तो इस मरतबा इमरान खान साहब वो चलने फिरने से कासिर हैं और वर्जिश नहीं कर पा रहे, तो वो उसको बहुत मिस कर रहे थे। उनका एक पाँव सूजा हुआ भी था, और दाईं टांग के अंदर उनको काफ़ी तकलीफ़ है, लेकिन इसके बावजूद वो टांग को मूव करते हैं। और अब लगभग 4 हफ्ते के बाद अब एक एक्सरेज होंगे अभी चंद दिनों में, और फिर 4 हफ्ते के बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अपने पैरों पे खुद वॉक करना और चलना फिरना शुरू कर देंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो पहले की तरह अपने आप को फिट करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सेहत देता है, और वही सेहत देगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है जिसमें इमरान खान साहब सिंध का दौरा भी करेंगे, और अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को तो इमरान खान साहब बहुत कवर कर चुके हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 70 से ज़्यादा जलसे कर दिए हैं, रिकॉर्ड जलसे उन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे तो कंपेन तैयार है, यहाँ पे तो सिर्फ टिकट देने के बाद उसको फाइनलाइज करना है, और एक आखिरी राउंड इमरान खान साहब ने लगाना है। वो फरवरी और मार्च में भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंध के अंदर इमरान खान साहब के 15 दिन जो हैं वो एकदम पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं सिंध के अंदर, और सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो सकती है आसिफ अली जरदारी के लिए। ये है जी पहला ऑप्शन कि अगर सब मान जाएं कि ठीक है हम जनरल इलेक्शन में जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। दूसरी जो हिकमत अमली है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को और पंजाब असम्बली को तहरील करके इन दोनों सूबों में इंतखाबात में चले जाएं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया गया और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात ना किए गए, और मुज़ाकरात की पेशकश को कमज़ोरी समझकर मजाक उड़ाया गया, तो इस सूरत में इमरान खान साहब जो है वफाकी हुकूमत अगर वो तहरील नहीं करते, तो फिर इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन के बजाय 2 सूबों में मजबूत हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। ये हुकूमत अगर बन गई तो 5 साल के लिए बनेगी। अच्छा, PMLN और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जमातें, जो फजल रहमान साहब, ANP और बाकी सब, वो वफाकी हुकूमत को छोड़ के अपने अपने सूबों में उम्मीदवारों के चुनाव में, लोगों को इकट्ठा करने में, जलसे जुलूस करवाने में, अपनी शोहरत को बेहतर करने में लग जाएंगे। पैसा इनके पास है नहीं। आगे गंदम का एक बड़ा शदीद बहरान आ रहा है, और गंदम के बहरान के साथ साथ गैस का भी एक बहुत बड़ा बहरान आ रहा है, और ये दोनों बहरान मौजूदा हुकूमतों की नाकामी की वजह से आ रहे हैं। हमजा शहबाज ने जिस वक्त लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मार कुटाई का बाजार सरगर्म किया हुआ था यहाँ पंजाब में, उस वक्त गंदम की खरीदारी का वक्त था। इन्होंने अपने अहदाफ पूरे नहीं किए, और वक्त से पहले माफिया के कहने के ऊपर सरकारी गंदम को मार्केट में ले आए। मैं आपको उस दिन से बता रहा हूं कि जब दिसंबर के बाद गंदम का बहरान पाकिस्तान में आए, क्योंकि इस वक्त भी आटे की कीमत 1 किलो जो है वो 125 रुपए 120 रुपए पहुंच चुकी है। हालांकि खुरम दस्तगीर माजी में 55 रुपए की आटे की पर्ची दिखा के, 60 रुपए की आटे की पर्ची दिखा के उस वक्त कह रहे थे महंगाई हुई, गरीब आदमी मर गया, पिस गया।
वो जो चीज़ें खुर्रम दस्तगीर ने पर्ची उठाई हुई थी, आज उस पर्ची की चीज़ें आप लें तो दुगनी से ज़्यादा कीमत पे मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश है। तो अगर 2 सूबों में मजबूत हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना लेती है इंतखाबात के नतीजे में, तो फिर जो अगला इंतखाब है उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी के जो अपने लोग हैं उनकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। वो कम क्यों हो जाएगी? पंजाब में कम से कम हो जाएगी और KP में भी, क्योंकि उनको आइडिया हो जाएगा। और जो MPs जीतेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने MNAs भी मुंतखब करवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त वो अपनी मकबूलियत की मिराज के ऊपर हैं, उनको अल्लाह ताला ने काफ़ी मकबूलियत दी है पाकिस्तान में, जबकि इस वक्त मकबूलियत के लिहाज से PDM की सारी जमातें उनसे पीछे रह गई हैं। लिहाजा वो बड़े आराम से इन दोनों सूबों में 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीत सकते हैं। नवाज शरीफ का जो एक NRO का प्रोसेस है वो इन 3 महीनों के लिए रुक जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ का NRO भी बाकी है, बाकी लोगों ने ले लिया है। अगर नवाज शरीफ को इस बीच में किसी तरह भी कोई रिलीफ देने की कोशिश की गई तो इसका नुकसान PMLN को और बाकी जमातों को, PDM की जमातों को होगा, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि ये आए इसलिए थे कि ये NRO 2 हासिल करें। टिकटों की तकसीम का मरहला इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत इनके पास है और बहुत सारे लोगों को मनाते मनाते बहुत सारों को नाराज भी कर लेंगे। तो ये इमरान खान साहब के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 सूबों के अंदर इंतखाब हो जाए। और जरदारी साहब को यह सूट इसलिए नहीं करता कि उसके बाद जब इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे तो फिर वो सिंध के अंदर दाखिल होंगे। और इस सूरत में हो सकता है कि इमरान खान साहब अपना सिंध का दौरा फिलहाल मुलतवी करके, क्योंकि सिंध में फौरन इंतखाबात नहीं हो रहे, तो वो पूरा फोकस पंजाब की तरफ और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कर दें और यहां पे क्लीन स्वीप करने की कोशिश करें। अब आ जाए तीसरी ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें ना होने दी जाएं, यानी अगर एस्टेब्लिशमेंट अपनी गुज़िश्ता 8 महीने की पॉलिसी को जारी रखती है, 8-10 महीने की जो उनकी पॉलिसी है, जो जनरल बाजवा साहब ने बनाई थी इमरान खान साहब के बकौल, अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को उन पॉलिसियों से अलग करती है तो पहली 2 सिचुएशंस होंगी। लेकिन अगर वो रोड़े अटकाते हैं इंतखाबात के रास्ते में, या हालात को ज़बरदस्ती मोड़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसी कोई साजिश होती है, तो फिर एक और अवामी तहरीक खड़ी करने का जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है और वो उसी पे गौर कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कैसे हो सकती है? इमरजेंसी की सूरत में, गवर्नर राज की सूरत में, या किसी ऐसे गैर आइनी इकदाम की सूरत में जिस पर अदलिया की एक मानी खेज किस्म की खामोशी होगी, जैसा कि अदलिया खामोश हो जाती है ऐसे मौकों के ऊपर। जबकि परवेज इलाही अगर पैंतरा बदल जाते हैं तो ये एक अलग गेम होगी जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से होगी, क्योंकि PDM की जमातों के साथ जाने की गलती परवेज इलाही कभी नहीं करेंगे। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर अगर उनको मजबूर किया गया, ब्लैकमेल किया गया, उनके केसेस दिखाकर, उनके रिकॉर्ड दिखाकर, उनकी चीज़ें दिखाकर, तो ये एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। अब एक तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा इंतखाबात की तैयारी जो है वो बहुत तेज़ी से, जहाँ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वहीं बहुत तेज़ी से इमरान खान साहब ने हुक्म जारी कर दिया अपने तमाम लोगों को कि हलकों में जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ख़ासतौर पे वो MNAs जिन MNAs ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और इस्तीफे जमा करवाए, वो 20 के करीब तो लौटे हैं ना, वो तो चले गए, राजा रियाज वगैरह, नूर आलम खान वगैरह और बाकी लोग। लेकिन जिन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और वो डटे रहे, उन सबको इमरान खान साहब टिकट देने, और वो अब अपने हलकों में जाके काम शुरू कर दें। बाकी टिकट इमरान खान साहब देखेंगे कि वो किसको देना है। तो बहुत सारे लोगों का या मैक्सिमम लोगों को आइडिया है कि वो कहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिर इसी तरह बहुत सारे MPs को भी आइडिया है कि वो कहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जिनको आइडिया नहीं है उनके टिकटों को इमरान खान साहब ने फाइनल करने के लिए माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है और उस पर पेपर वर्क शुरू हो गया है। तो इमरान खान साहब ने इसको अनाउंस किया है, फवाद चौधरी ने, कि इमरान खान साहब ने कह दिया अपनी पार्टी को कि रेडी हो जाएं और अब इलेक्शन की तैयारियों के लिए अपने अपने हलकों में चले जाएं और जोर लगाना शुरू कर दें। आजम सवाती साहब वाले मामले का मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये गले पड़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया के लिए। देखें, अगर आजम सवाती को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इनकी लाश एक बोझ की तरह हमेशा पड़ी रहेगी, जिसको ये उतार नहीं सकेंगे। क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सुन रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी सुन रहे हैं, और इन्हीं दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं बनती है कि वो इस मामले को किसी तरह रिजॉल्व करें। देखिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत इशू है। इशू ये है कि वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनसे सवाल किया जाए या उन्हें जवाब देना पड़े। ये तो हो सकता है कि वो अपनी मुतनाज़ पॉलिसी को तब्दील कर दें, लेकिन उस पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है
उस नुकसान के ऊपर अगर कोई उनसे सवाल करे और उनको जवाब देना पड़े तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मसला ये है कि आज़म सवाती पिछली पॉलिसी की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं। अब इस मसले की दोबारा से मैन हैंडलिंग की जा रही है, यानी ज़बरदस्ती इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। और 5 दिन का तो अभी रिमांड हुआ है आज़म सवाती का। ये सब इलीगल है, ये FIR है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी बोगस FIRs हैं। सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे के अंदर इस सबको उड़ा के पड़ा मार सकती है, लेकिन आज़म सवाती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, ताकतवर हल्के, उनको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन आप सोचें वो एक कदम पीछे क्यों नहीं हट रहे? इस सवाल का जवाब मैं बड़ी देर से तलाश कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो जो समझ आई है और जो चीज़ सामने आई है मेरी दानिश में मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो मसला है ना, ये मसला है खौफ का। कुछ ताकतें जो हैं वो खौफ के साथ रूल करती हैं, खौफ फैलाकर लोगों को कंट्रोल करती हैं। खौफ कौन सा? दंगे होने का खौफ, तशद्दुद होने का खौफ, प्राइवेट वीडियोस जो हैं वो बाहर निकलने का खौफ, कारोबार और नौकरी के छिन जाने का खौफ, अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ का खौफ। अगर ये खौफ ख़त्म हो जाए तो फिर जो पुराना खेल पाकिस्तान में 70 साल से खेला जा रहा है वो खेल रुक जाएगा और ये खेल फिर दोबारा नहीं खेला जा सकेगा। कुछ लोगों को ये भी खौफ होता है कि वो करप्शन में पकड़े जाएंगे, उनकी जो करप्शन है उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें पकड़े जाएंगे। तो मेरे ख्याल में करप्शन का खौफ फैलाने की बजाय पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ अगर कायम किया जाता तो ये करप्शन ही ना होती। तो रूल ऑफ लॉ इसलिए कायम नहीं किया गया कि लोग गलतियां करें, करप्शन करें, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखा जाए, फिर वो रिकॉर्ड दिखा दिखाकर उनको ब्लैकमेल करके उनको इस खौफ से मजबूर किया जाए कि हमारे मुताबिक चलो। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म का खौफ क्रिएट किया गया है। इस मरतबा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि नंगे होने का खौफ, तशद्दुद का खौफ, गिरफ्तारी का खौफ, मर जाने का खौफ, ये खौफ लोग उतार रहे हैं। अगर आज़म सवाती इस मामले में सुरखरू हो जाता है तो फिर ये खौफ काफ़ी हद तक टूट जाएगा। मामला उस खौफ को बरकरार रखने का है और ये खौफ बहुत काम का है। गोरे ने भी बड़े सगीर में बहुत कम तादाद होने के बावजूद इसी खौफ के साथ हुक्मरानी की थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।